हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अपनी फिजिक्स की क्लास में, 11th क्लास की रिवीजन क्लास में। तो कल जैसे कि 26 मार्च को आप सभी का फिजिक्स का एग्ज़ाम है 11th क्लास का। तो मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जितने आपको रिवीजन लेक्चर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मिल जाएं वो आपको मैं करा चुका हूं। इस लेक्चर में हम बेसिकली आज जो बात करेंगे ऑसिलेशन एंड वेव्स की करेंगे, साथ के साथ एक मॉडल टेस्ट पेपर की तरह मैं आपको ये वाले टॉपिक्स कराऊंगा। ठीक है, तो आपको पता चले कि पेपर में क्वेश्चन आएगा किस टाइप का, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कि कैसा कैसा पार्ट आपका बनता है ऑसिलेशन एंड वेव से भी। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो ये वीडियो है आप अपने फ्रेंड सर्कल से ग्रुप में, या जो भी आपके फ्रेंड्स वाले ग्रुप या जिसमें भी आप बैठ के गप्पे मारते हो, पार्क में घूमने जाते हो जिन फ्रेंड्स के साथ, उस ग्रुप में आप इसको शेयर कर देना। ठीक है, और पढ़ रहे की ऐप को डाउनलोड करके प्लीज़ उस पर रजिस्टर कर लेना, ताकि जो फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलते रहें। प्लस आपको बहुत कम कॉस्ट पे ना हमारी टीम लेक्चर्स प्रोवाइड करती है प्रिपरेशन के, तो आप प्लीज़ उनको देखें, जो डेमो लेक्चर्स हैं आपको अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, आगे बढ़ते हैं। आज ऑसिलेशंस एंड वेव्स को मॉडल टेस्ट पेपर मैंने हेडिंग लिखी इसलिए क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर की फॉर्म में इस चैप्टर को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, मॉडल टेस्ट पेपर में मैं इसे कैसे कराऊंगा, मेनली 3 या 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, या 7 मार्क्स के, अभी मैं काफ़ी टाइम हो गया दिए हुए, पर पैटर्न पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट आता है। तो ऑसिलेशंस एंड वेव्स को डिस्कस करते हैं आराम से। पहले ऑसिलेशंस को डिस्कस करेंगे और ऑसिलेशन के आने के बाद वेव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ऑसिलेशन चैप्टर की। ठीक है, ऑसिलेशन चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है ऑसिलेशन चैप्टर की? सर हमने इतना पढ़ा हुआ है कि जो भी मोशन होती है जिसमें टू एंड फ्रो मोशन हो रही है ऑब्जेक्ट की, क्या ऑब्जेक्ट की ट्रू एंड फ्रो मोशन हो रही हो। ठीक है, अगर मैं हेडिंग डालूं ऑसिलेशंस, ठीक है, तो मान लो आपके पास एक ब्लॉक है, इसकी टू एंड फ्रो मोशन होती है, उसको बोलते हैं आपका ऑसिलेशन। ट्रू एंड फ्रो मतलब पहले आगे गया, फिर पीछे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो पीरियोडिक मोशन है ना, पीरियोडिक मोशन है। फिर उनसे पूछा जाएगा कि भाई पीरियोडिक मोशन क्या होती है, फिर वो पूछेंगे जैसे कि सर्कुलर मोशन कैसे? मान लो एक मास है, ये घूम फिर के किसी टाइम पीरियड के बाद उसी जगह पे वापस आ रहे हैं ना सर, मैं बोलूँगा बिल्कुल, आप कहोगे तो पीरियोडिक मोशन हुई ना, हाँ। फिर उसके बाद कहेगा फिर इसको घूम फिर के आगे लेके आओ, वापस पोजीशन आएगी ना, मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ, तो ये पीरियोडिक मोशन है, बिल्कुल भी है। ठीक है, फिर पूछा जाएगा सर फिर इधर आओ ब्लॉक वाली पे, ये पहले ब्लॉक इधर गया, फिर वापस इधर आया, उसी पोजीशन पे आया, हाँ जी, फिर ये सेट गया, फिर वापस उसी पोजीशन पे आया, आप कहोगे यस सर, हाँ जी, तो यानी कि ये भी पीरियोडिक मोशन है, मैं कहूँगा यस ये भी पीरियोडिक मोशन है। सर फिर बच्चे कहेंगे सर गलत कह रहे हो आप, कि तो आपने ऑसिलेशन कहा था, ये तो आपने ऑसिलेशन कहा था ना। नहीं, ऐसी बात नहीं होती। एक कॉन्सेप्ट होता है एवरी पीरियोडिक मोशन कैन बी अ मोशन, या फिर कहूँ एनी ऑसिलेशन इज अ पीरियोडिक मोशन, बट एवरी पीरियोडिक मोशन डज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट इट्स अ ऑसिलेशन। समझ रहे हो, हर ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन होगी, बट हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशंस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैसे? अब ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ आपको अच्छे से, डेफिनेशन वाइज एक्सप्लेन करते हैं आपको। ठीक है, मान लो आपके पास सर्कुलर पाथ था। सर्कुलर पाथ में क्या कहानी है कि जिसमें जो पार्टिकल अपनी पोजीशन में वापस तो आ रहे किसी टाइम के बाद, यही काम यहाँ ऑसिलेशन में भी है, बट कुछ एक टर्म्स होती हैं। अगर फिजिकली मैं मोशन को देखूँ तो मुझे कुछ इस टाइप से दिखेगी कि वो आगे पीछे ऐसे मोशन दिखेगी, एक बार अप एक बार डाउन, अप डाउन, या लेफ्ट राइट, ऐसे इस टाइप की नोट वो दिखने को मिलेगी मोशन। बट
बट पीरियोडिक में ऐसा नहीं होता, मतलब कि सर्कुलर मोशन में ये सर्कुलर मोशन आपकी ऑसिलेशन नहीं होती, बट पीरियोडिक जरूर है, लेकिन ये आपकी पीरियोडिक तो है ही, प्लस साथ में ऑसिलेटरी भी है। अब कुछ कहेंगे कि कैसे पॉसिबल है, देखो हर चीज़ मैथमेटिकली लिखी जाती है, फिजिक्स में पुराना कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ते आए थे। जैसे कि मान लो न्यूटन का लॉ था, हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा था ना। न्यूटन का लॉ क्या बोलता है कि सर F इज इक्वल टू एम है, ये न्यूटन का लॉ है। अगर A पता चला तो A से मैं निकालूंगा मैं वेलोसिटी, वेलोसिटी पता चले तो उससे निकालूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट, अगर x डायरेक्शन में हो तो। ऐसे ही मैथमेटिकली लिखता था ना मैं हर एक इक्वेशन को, ऐसे चम की इक्वेशन को भी लिखा जाता है, ऐसे चम की इक्वेशन को भी ऐसे करके लिखा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर 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 कोई भी फंक्शन ठीक है, कोई भी फंक्शन आपका इस टाइप से आ जाए, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स, देन इट विल बी ऑसिलेटरी। कहने का मतलब जिस मोशन का एक्सेलरेशन उसके पोजीशन पे डिपेंड करे उसको बोलते हैं ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। कहने का एक और भावार्थ, सपोज करो आपके पास कोई इक्वेशन है, उसके ट्रेजेक्टरी कुछ लिखी जाती है ऐसे, x इज इक्वल टू ए की पावर 2t, ठीक है, या लिखी जाए कि x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट इनके बराबर आ जाए, इस रिलेशन को फॉलो करे, वही आपकी SHM होगी। पहली बात 2 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आएगा आपका, कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आएगा कि जो इक्वेशन इस लॉ को फॉलो करेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन को, वही आपकी ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगी। आपको दे क्या दिया जाएगा, बोल देगा क्वेश्चन वाला, सपोज यू आर गिवन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सच ए वे दैट्स उस डिस्प्लेसमेंट कुछ इस टाइप से वेरी कर रहा है टाइम के साथ, दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट कुछ इस टाइप के साथ वेरी कर रहा है। दोनों में से पूछ लेंगे कौन सा ऑसिलेटरी मोशन होता है या कौन सा आपको ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो कुछ नहीं करना, इसका एक बार सिंगल डेरिवेटिव लो करने का तरीका, dx बाई dt करूँगा तो क्या आएगा 2a e की पावर 2t, बाप कहोगे ठीक है। फिर दोबारा करो, ये वाला आ गया, दोबारा करेंगे तो फिर आएगा 4a e की पावर t। अब ये आप कह दोगे x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, आप कहोगे यस। इसका भी करके देखो, a साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, माइनस का साइन फिर पॉजिटिव में आ जाएगा, ओमेगा स्केयर a साइन ओमेगा टी, ठीक है, a साइन ओमेगा टी। अब एक चीज़ देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक कोस ओमेगा टी, सॉरी कोस ओमेगा टी, ये क्या बन रहा है आपका x के आ गया, फिर वापस प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि दोनों के दोनों मोशन मेरी ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनता है और ये आएगा ही आएगा, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन तो आपके ऑसिलेशन से इसी टाइप के बनते हैं। फिर आता है सवाल, सर हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी या a साइन ओमेगा टी वाली इक्वेशन ही लिखते हैं हम, ऐसा क्यों है? क्या कोस साइन में से क्या खास बात है कि हम लिखते हैं? ये तो बच्चे मैथ वाले भी नहीं बता सकते, क्योंकि रटा हुआ है, सबने रटा हुआ है। अब उसका कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक है। हमारे पास कोई फिक्स नहीं होता कि मैं साइन की फॉर्म में इक्वेशन लिखूं या कोस की फॉर्म में। मुझे इतना पता है कि ये जो दो है आपके फंक्शन, ये मैथमेटिकली पीरियोडिक होते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोस का बनाऊं, कोस ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ पे बनाओ a साइन ओमेगा टी का, तो आपको दिखेगा कि ये तो दोनों पीरियोडिक होते हैं। कैसे? ये कुछ इस टाइप से बनता है साइन का आपका, ठीक है, ये आपका बनता है कुछ इस टाइप का, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पार्टिकल अपनी पोजीशन वापस रिगेन कर रहा है ना। अब आप एक बात देखो कि एक मोशन थी जो फिजिकली चल रही थी ना, हाँ भाई, जो एक मोशन है फिजिकली चल रही है, चलने दो उसको। पर एक बात नोटिस किया आप लोगों ने, हमने उस मोशन को मैथ की फॉर्म में लिख लिया, मैथमेटिक्स की फॉर्म में, है ना गजब की बात। अब मान लो
एक पार्टिकल है जिसकी ऑसिलेशन कुछ इस टाइप से स्टार्ट हुई, ठीक है, अगला पार्टिकल 2 मिनट बाद स्टार्ट होता है, ऐसे 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 दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं। अब इन दोनों मोशन की स्टडी करो अलग अलग, मुश्किल हो जाएगी ना। हम एक काम कर सकते हैं, हम दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन मिला के उनको इम्पोज कर सकते हैं, उनको एक साथ देख सकते हैं। तो अब जब दोनों मोशंस को एक साथ देखेंगे ना, तो एक चीज़ आएगी डिफरेंस कि एक अगर यहाँ है तो दूसरा यहाँ पे आएगा, या ये ऐसे 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 करके ऑसिलेशन कर सकते हैं ना। सपोज करो 2 पेंडुलम है, ऐसे छोड़ दिए तो ये कुछ इस टाइप से मूवमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, कभी ऐसे ऐसे, कभी साथ साथ आएंगे। इस टाइप को जब हम स्टडी करते हैं तो एक जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं आपका फेज, ठीक है। या फेज आपको ये बताता है कि पार्टिकल जो हैं एक दूसरे से कितने टाइम से आगे या पीछे चल रहे हैं। फेज ही बताता है। स्क्रीनशॉट, इसको मैं हमेशा अपनी लैंग्वेज में जब मैं पढ़ाता हूँ, अगर क्लियरली बताऊँ खोल के, तो स्क्रीनशॉट बोला जाता है इसको। सपोज आपके पास एक ब्लॉक है, उसके अंदर एसएचएम हो रही है, ऐसे 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 हो रही है, ठीक है, एसएचएम होती जा रही है होती जा रही है होती जा रही है। आपने स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने 8 स्क्रीनशॉट ले लिए, तो आपको हर जगह पोजीशन अलग अलग आएगी ना, इसी को बोला जाता है फेज, ठीक है। अभी सेम दोबारा दूसरा बंदा कैमरा लेके आए और इसी मोशन की स्नैपशॉट ले पर्टिकुलर टाइम पे, तो फोटो दोनों की कंपैरिजन में अलग अलग आएगी ना, जो उनके बीच में डिफरेंस आएगा उसी को बोलते हैं आपका फेज डिफरेंस, कि कौन सा आपकी कहाँ जा रही है मेजरमेंट और सामने वाला ऑसिलेटरी कितना कर चुका है, ठीक है। तो बेसिकली फंडामेंटल चीज़ें यही होती हैं, ज़्यादा इसमें कुछ आता नहीं है खास जो आपको सीखने है। बाकी जो जेई लेवल पे आता है वो अच्छा लेवल का आता है, लेकिन फिलहाल बोर्ड लेवल पे इतना नहीं आता। कई बार ये पूछ लेते हैं आपसे कि मान लो x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी या फिर ए साइन ओमेगा टी मैंने लिख दिया, इसकी वेलोसिटी क्या होगी आप बता सकते हो क्या? वेलोसिटी क्या, डिफरेंशिएट कर दो एक बार, तो ए कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा यही आएगी। उसके बाद एक्सेलरेशन, मैं ये इसलिए नहीं करके दिखा रहा मैथमेटिक्स, क्योंकि आप जानते हो लॉ सीखना इंपॉर्टेंट होता है। तो लॉ हमेशा वही रहता है, वेलोसिटी हमेशा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी रहेगी। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी, अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो वो भी यही रहेगा, कभी नहीं बदलने वाला। अभी जो एसएचएम की इक्वेशन प्रूव करके दिखाई है वो भी दिखाता हूँ आपको। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी यही आएगी ना, साइन ओमेगा टी यही आएगी। अब जरा एक चीज देखो, ये ए और ये साइन ओमेगा टी को जब मैं मिलाऊंगा तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या, ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर आ रही है। तो यानी कि फंडामेंटल लॉ एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ही तो होता है। तो देखो फंडामेंटल कभी नहीं बदलने वाले, फंडामेंटल कभी नहीं बदलने वाले। यही होती है आपकी एसएचएम, इसी को बोलते हैं आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहचानने का तरीका है, ठीक है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। अभी इसी में आपको वेव भी कराता हूं, देखो कैसे, इसी में आपको वेव भी कराता हूं कैसे। आपके पास एसएचएम थी, उसकी मोशन डिपेंड कर रही है टाइम पे, टाइम फैक्टर पे डिपेंड कर रही है ना। वेव में कुछ अलग कहानी होती है। मान लो एक पार्टिकल है, ये आपके पास रस्सी है, ये रस्सी। वेव होती क्या है, वेव इज जस्ट एन प्रोग्रेशन ऑफ एनर्जी बाय द ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स। समझ रहे हो मेरी बात, इट्स द प्रोग्रेशन ऑफ एनर्जी बाय द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। ये कोई नहीं बताता, ये डेफिनेशन है वेव की, कि पार्टिकल को मैंने ऑसिलेट कराया, उनके ऑसिलेशन की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। मास कभी ट्रांसफर नहीं होता वेव में, एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब मैं बेसिक आपको एक दिन में नहीं करा सकता, लेकिन हाँ जितनी कोशिश हो सकती है आपकी रिवीजन जरूर करा दूंगा, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये देखो कि जो रस्सी है, मान लो इसके एक पार्टिकल को मैंने पकड़ा, इसको मैंने अप डाउन करके ऑसिलेशन क्रिएट करवा दी, तो एक बार इसका ऐसे अप जाएगा, फिर नीचे जाएगा, अप जाएगा, नीचे जाएगा, तो एक स्टेज आएगी कि आपके पास एक पूरी की पूरी वेव आ जाएगी, एक पूरी की पूरी वेव आ जाएगी, है ना। इसको मान लो मैं अगर डिनोट करूँ कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो एक बात तो ये आपकी वाई एक्सिस है, तो वाई में क्या हो रहा है, वाई में क्या हो रहा है, सिर्फ पार्टिकल की ऑसिलेशन ही तो हो रही हैं, पार्टिकल तो वाई में ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो सिर्फ वाई में क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रही है। क्या ये वाला मास वहां तक गया, नहीं गया ना,
गया तो आगे क्या, सिर्फ ऐसे ऐसे करके एनर्जी गई, और जहां एनर्जी ट्रांसफर होती है उसी डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रांसफर होती है या वेव प्रोपेगेट करती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, तो परपेंडिकुलर टू द प्रोग्रेसिव वेव, इसी को बोलते हैं आपका ट्रांसवर्स वेव्स। वहीं साउंड वेव में कहानी अलग है। साउंड वेव में कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन ऐसे करके आपका आता है। ठीक है, अभी होप आप समझ गए होगे इतना। अब कई बच्चे कहते हैं सर आपने ऑसिलेशन को पहचानने का तरीका तो बता दिया, वेव के लिए भी इक्वेशन है क्या कोई? यस, इक्वेशन है। वेव के लिए आपकी इक्वेशन है वो है ये वाली, डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर प्लस में 1 अपॉन वी स्केयर डी स्केयर वाई अपॉन डी टी स्केयर। इस ये होती है आपकी वेव की इक्वेशन। आपको ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करनी है। y आपको जो फंक्शन दिया होगा वो x और t दोनों का मिला के दिया होगा, तो दोनों को डबल डेरिवेटिव कर लो, वेयर v जो होती है वेलोसिटी के इक्वल होती है। ठीक है, दोनों को साथ साथ करेंगे ताकि आपको समझ आता जाए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आता जाए। तो आपके पास जब कोई दिया होगा कि y इज इक्वल टू ए साइन x माइनस वी टी, तो आपको इस टाइप से दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बिट डिफिकल्ट टास्क तो नहीं होता, पर थोड़ा लंबा हो जाता है। इस टाइप क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। नाउ सपोज करो कहानी कैसे होती है। जो भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस माइनस वी टी, ठीक है, प्लस माइनस वी टी, तो ये जो चीज़ है, ये फंक्शन क्या है? प्लस माइनस का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन x प्लस वी टी जो होता है, x प्लस वी टी जो होता है, ये अगर फंक्शन में आ रहा है आपके, तो वो हमेशा वेव की इक्वेशन को डिनोट करता है। इस टाइप का फंक्शन कैसे देखने को मिलेगा? कुछ इस टाइप से कि y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। आपने ये वाला पढ़ा होगा, खूब भर भर के पढ़ा होगा। अब तुम कहोगे सर ये क्या है, यहाँ तो v है, यहाँ x के आगे कुछ भी नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ ना इसके अंदर, देखो कैसे, y इज इक्वल टू एक साइन को साइन लिख दो, k को बाहर ले आओ, k को बाहर ले आया तो ये क्या बनेगा, x माइनस ओमेगा बाई के इज इक्वल टू वी टी। और हमें पता है किसी वेव की वेलोसिटी क्या होती है, किसी वेव की वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा बाई के ही तो होती है। और k क्या होता है, वेव वेक्टर, दैट इज 2 बाय लैम्डा, कितने नंबर ऑफ वेव्स ट्रांसफर हो रही हैं किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे। तो ये आपका 2 पाई बाय लैम्डा आपका होता है वेव नंबर, ये इसको प्रोपगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ओमेगा बाई के स्टैंड्स फॉर योर प्रोपगेशन वेलोसिटी। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आपका आता है कि k की वैल्यू निकालो, लैम्डा आपको पता लग गया क्या होता है, तो वेव की इक्वेशन दे सकते हैं। कई बार पूछ सकते हैं कि क्या ये वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस टाइप का सवाल भी आ सकता है। प्लस साथ में ये वाला सवाल भी आ सकता है कि क्या ये आपकी वेव है या नहीं है, ये निकालो। और ये वाला सवाल तो आपका इंपॉर्टेंट है, जो दूसरे वाला बताया कि अगर वेव इक्वेशन दे दी तो बाकी पैरामीटर क्या क्या होंगे, निकाल के बताओ फटाफट। अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम को डिराइव करना, कि पेंडुलम जो है उसका टाइम पीरियड कैसे निकलता है, क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। उससे पहले इसको सीखो। सपोज सीखो, आपके पास पार्टिकल है, आपके पास पार्टिकल है ना, F इज इक्वल टू एम ए, ये लिखते हैं। न्यूटन का लॉ वेरीफाई होगा, बिल्कुल ठीक है। क्या इससे मैं SHM की इक्वेशन निकाल सकता हूं? जरा सोचो। मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे? मान लो एक फोर्स ऐसे स्प्रिंग के टर्म्स में चल रहा है, ठीक है, स्प्रिंग के टर्म्स में चल रहा है, ठीक है, मास m, तो यहाँ फोर्स क्या लगेगा, kx लगेगा। अगर यहाँ पे m है से इसको खींचूंगा तो स्प्रिंग वाला कितना फोर्स लगेगा, kx लगेगा। तो फोर्स क्या है आपका, kx, ठीक है, मास आपका m। एक्सेलरेशन को क्या मैं लिख सकता हूँ, d स्क्वायर x अपॉन
dt²। ठीक है, अभी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में साइन नेगेटिव भी कर दिया। क्या मैं चीज लिख सकता हूं इसको? आप कहोगे यस। अब जरा देखो, अगर मैं इस m को नीचे लेके चला जाऊं, ये वाला, ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका d²x अपॉन dt²। अब जरा देखो, क्या डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन जो है आपका, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव है एक्सेलरेशन, प्रोपोर्शनल टू x है? आप कहोगे बिल्कुल है ना। तो इसको मतलब ये कि मैं SHM की इक्वेशन बना सकता हूं। कैसे? इसको आगे की तरफ लेके जाओ, d²x अपॉन dt² प्लस में k अपॉन m इंटू में x डिवाइड बाय इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो पैरामीटर होता है आपका, इसका अंडर रूट होता है आपका ओमेगा के इक्वल, इसका पैरामीटर होता है आपका ओमेगा के इक्वल। और आप जानते हो कि टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा, या फिर कहूँ 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट m बाय के। ये आपका होता है टाइम पीरियड, आप जानते हो। निकल जाता है ना, ये आसान है तरीका। अब यही इक्वेशन आपको हर बार याद रखनी है, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। हर डेरिवेशन निकल जाएगी अगर ये चीज़ याद है तो। ये वाला पार्ट उठा लेना, और इतने पार्ट को जो भी आएगा उसको अपने अंडर कर देना है, वो आपका ओमेगा की इक्वल आएगा। कैसे? अभी देखो, सपोज करो आपका एक पेंडुलम है, ठीक है, ये m मास का, l लेंथ का, ठीक है, ये ऐसे करके इसका वो करने लगा SHM। ठीक है, ये आपका m मास। अब जरा देखो, जिस फोर्स की वजह से ये मास SHM में आया तो उसका पैरामीटर क्या? थीटा। इसका थीटा लगातार चेंज हो रहा है ना, तो थीटा के अंदर इसकी ऑसिलेशन हो रही है, x के अंदर नहीं हो रही, थीटा के अंदर हो रही है। तो यानी कि मेरी इक्वेशन किसके अंदर आएगी? d² थीटा के अंदर आएगी। तो इसके ऊपर फोर्स लगा लो, इधर क्या आपका mg, ठीक है, यहाँ पे आपका टेंशन, यहाँ पे आपका टेंशन, यहाँ आपका कौन सा फोर्स आएगा? F इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे आपका F कोस थीटा। अब जरा देखो, क्या इस कोस थीटा की वजह से कोई टॉर्क आ रहा है? रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है इस थीटा की वजह से? नहीं आ रहा, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f या फिर r f साइन थीटा। तो r तो ये रहा, f ये रहा, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में ही हैं, बट ऑपोजिट एंगल हैं। तो यानी कि सेम लाइन पे जब एग्जिस्ट करते हैं तो आपका इसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं आता, टॉर्क आएगा f साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है आपकी? टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? आई अल्फा, है ना, आई अल्फा ही तो होती है। फिर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आपका टॉर्क। तो टॉर्क क्या है आपका? F इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये आपका आई की वैल्यू आई लिख देता हूँ अभी के अभी, मैं अभी अल्फा की वैल्यू लिख देता हूँ d² थीटा अपॉन dt²। एफ साइन थीटा इंटू में r की वैल्यू क्या है आपका? l है। एक बात देखो, यही है, अपोजिट एंगल है तो ये चीज़ आएगी, साइन ऐसे। अब जरा एक चीज देखो, अगर ये आई को मैं नीचे की तरफ लिख दूं तो ये आएगा आपका L अपॉन आई एफ साइन थीटा, ठीक है, d² थीटा बाय dt²। बहुत आसान तरीके की डेरिवेशन है, इतना टफ करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज देखो, साइन थीटा अभी फिलहाल बड़ा जब होता है तो हमने पढ़ा हुआ है वर्क एनर्जी में, तो ये पूरा एक वर्क एनर्जी वाला पार्ट लेके चलता है, सर्कुलर वाला पाथ। लेकिन जब ये थीटा बहुत छोटा होता है तो ये ऐसे ऐसे करके ऑसिलेटरी मोशन में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो साइन थीटा को मैं स्मॉल एंगल के लिए क्या कर सकता हूँ? अप्रोक्सीमेटरी थीटा ही लिख सकता हूँ। जब स्मॉल एंगल की बात आती है तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं इसको। तो L माइनस एल अपॉन आई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं? मास ऑफ बॉब m l² लिख सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपका थीटा की जगह थीटा आ जाएगा, यहाँ पे आएगा d² थीटा dt²। यहाँ पे आपका फोर्स किसके इक्वल है? mg के इक्वल है, बिल्कुल है। तो m से m को काटो, l से इस l² को काटो, तो ये आपका आएगा यहाँ पे सोल्व करके g माइनस जी अपॉन l इंटू थीटा d² थीटा अपॉन dt²। इसको उधर लेके जाओ, ऐड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? d² थीटा अपॉन dt² प्लस में अंडर रूट जी बाई एल थीटा इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो, ये इस टाइप की इक्वेशन दिख रही है थीटा की फॉर्म में, यही इक्वेशन है आपकी k बाई एम की फॉर्म में, ये थीटा की फॉर्म में आ गई।
तो बस इसका जो अंडर रूट होगा वो आपको क्या बताएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल। तो ओमेगा आ गया आपके पास, तो टाइम पीरियड क्या आएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये आपका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम यहाँ से डिराइव हो गया। बहुत इजी मेथड होते हैं, ठीक है, बहुत इजी मेथड होते हैं। एक लेक्चर में आपके लिए कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है ना, तो बड़ा बिट डिफिकल्ट टास्क कि सारा कैसे खत्म हो। तो अगला टॉपिक आपका जो है डिस्कस करने वाला वो वाला है आपका रेजोनेंस वाला, या जिसको बोलते हैं डैम्पिंग बोलते हैं ना। तो डैम्पिंग वाला पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो करते हैं। होता क्या है, मान लो आप पार्क में गए, पार्क में जाते हो, झूला झूलाते हो, तो झूले से आपको याद आता है यार ये तो पेंडुलम वाली है, एसएचएम वाली, इसके अंदर मोशन हो रही है, बिल्कुल ठीक है। पर कुछ देर बाद देखते हो कि झूला तो रुक गया अपने आप, झूलते झूलते रुक गया, बिकॉज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। आपका फ्रिक्शन हर जगह मौजूद है, रेजिस्टेंस हर जगह मौजूद है। तो आपको पता चला कि ये एसएचएम तो होती रही, पर ऐसे एसएचएम हुई कि पहले ये मास था ऐसे ऐसे करके बड़ा ऑसिलेटरी मोशन में था, यानी कि अभी एम्पलीट्यूड बड़ा बड़ा था, उसके बाद छोटा होता गया, ऐसे कर करके ये रुक गया। हुआ ना। जिस रेट से ये हुआ डिक्रीज, क्या होगा ये रेट, या कब मैं एसएचएम स्टार्ट करूँ कि रुक जाएगी, कब कितने देर बाद रुक जाएगी, इस टाइप की स्टडी को बोलते हैं आपके डैम्पिंग। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, डिराइव करना आसान बता रहा हूं तरीका। देखो कैसे, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट डैम्पिंग में हो, कहने का मतलब स्प्रिंग ऑफ मास m से कोई ऑब्जेक्ट आपका कनेक्ट था, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर mg लग रहा था, यहाँ पे आपको मैंने दे दिया रेजिस्टेंस, यहाँ पे दे दिया आपको रेजिस्टेंस, तो एक का साथ होगा, इसके अंदर न्यूटन का लॉ वेरीफाई तो होगा, बट दिक्कत हो जाएगी। कैसे, आपका जो ma वाली इक्वेशन है जो मैं लिखता था F के इक्वल, अब ये नहीं लिखी जाएगी, अब ये इक्वेशन आपके नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि जो आपका ये वाला पार्ट है इसमें जो आपका फोर्स है ये सारा किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस पे भी काम आता है, ठीक है, वेलोसिटी डिपेंडेंट। तो ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स जो लिखता था ना मैं पहले लास्ट टाइम स्प्रिंग में, ये चीज़ तो लिखूंगा, पर एक टर्म और ऐड हो जाएगी, दैट इज माइनस बी इज इक्वल टू वी, माइनस बी इज इक्वल टू इंटू में वी। बी एक कांस्टेंट होता है, वी एक वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, यानी कि वेलोसिटी टर्म्स में आपका एक फोर्स आ चुका है। सारी इक्वेशंस फोर्सेस की फॉर्म में होती है ना, ठीक है। तो अब ये जो ए बी और एक्स है ये हमारे टाइम के पैरामीटर होते हैं। अब इजी मेथड होता है इसको फटाफट करने का। एम ए को क्या लिख सकते हैं, डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर, वही लिखते रहो, इसको उठा लो इधर, बी वी प्लस के एक्स, ठीक है। सारी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दो, m से डिवाइड करूंगा m यहाँ से कटेगा, m इधर आ जाएगा, m इधर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना आपके लिए आसान टास्क नहीं है, क्योंकि आपने इसको सीखा नहीं हुआ, आपको इसका रिजल्ट याद करना है, क्योंकि पेपर में आपको रिजल्ट ही आएगा। फिलहाल आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इस इक्वेशन का जो आता है सॉल्यूशन वो आता है कुछ इस टाइप से कि x इंटू में t, ये आपको याद करना है, वरना मैं आपको सॉल्व तो करा सकता हूँ। लैपलेस ट्रांसफॉर्म से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलता है, लैपलेस या फोरियर ट्रांसफॉर्म से। फिलहाल आपके कोर्स में इतना है नहीं कि फोरियर क्या होता है, तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसका सॉल्यूशन याद कर लो कि इसका a की पावर माइनस बी अपॉन बी टी अपॉन 2m cos ओमेगा डैश टी प्लस फाई आता है, वेयर ओमेगा डैश स्टैंड फॉर k बाई m माइनस बी स्केयर बाई 4m स्केयर। अब ज़रा एक चीज़ देखो क्या है, कि जो इक्वेशन लिखी है मैंने, ये एसएचएम की इक्वेशन तो आप कहोगे, पर यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड वाला फैक्टर देखना, एम्पलीट्यूड वाला फैक्टर ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, कहने का मतलब क्या, एम्पलीट्यूड शुरू में जितना था ना आखिरी में उतना नहीं है, ये टाइम के साथ घटता चला जाएगा, ये टाइम के साथ घटेगा। कैसे, कुछ इस टाइप से कि आपका ए वाला पैरामीटर ये रहा, ठीक है। अभी ये मान लो अगर इसका ऑसिलेटरी ग्राफ बनाओ तो मैं कुछ इस टाइप से बनेगा,
समझ रहे हो कि यहाँ से इसका ग्राफ और ऐसे एक्सपोनेंशियली डिके कर गया, देख रहे हो, एक्सपोनेंशियली डिके कर गया। पार्टिकल की ऑसिलेशन ऐसे ऐसे स्टार्ट हुई, फिर धीरे 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 कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, करते करते वो जीरो हो गया। ये होते हैं आपकी डैम्पिंग, ये होती है आपकी डैम्प्ड मोशन। ये आपके पेपर में 100% में से 60% चांस है कि आएगी। व्हाट इज डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसी को बोलते हैं आपका डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। आपको ये बताना पड़ेगा कि जब हमारे पास रेजिस्टेंस फोर्सेस आ जाते हैं, रेजिस्टेंट आ जाता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी एसएचएम की जो इक्वेशन है वो बिगड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन लॉ वेरीफाई नहीं हो पाता, बिकॉज वेलोसिटी डिपेंडेंट टर्म आर ऑल्सो देयर, कि जो ये वेलोसिटी, जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा पार्टिकल की, जिसकी वजह से मेरा लॉ बिगड़ाता है और नई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की बनती है। इसका सॉल्यूशन फिलहाल हमारे कोर्स में नहीं है, तो सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का मिलता है, जिसके अंदर एम्पलीट्यूड वाला जो पार्ट है आपका, क्या कहते हैं, साइज में बहुत बड़ा है और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता जा रहा है टाइम के साथ। तो आपने फिर ये ग्राफ बना के दिखा देना है, आपने ग्राफ बना के दिखा देना है, तो आपको ऑब्वियसली सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। नाउ आते हैं आपके पार्ट वेव पे। ऑसिलेशन से इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। वेव में एक टॉपिक है आपका डॉपलर इफेक्ट, 100% आएगा। थ्योरी आप लोग जानते होंगे, डेरिवेशन पार्ट करा देता हूँ फटाफट, या समझा देता हूँ डॉपलर इफेक्ट है क्या। डॉपलर इफेक्ट, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट ज़्यादातर आता नहीं है, सवाल आता है इसका न्यूमेरिकल, ठीक है, फिर भी सिखा देता हूँ एक। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है आपका, डॉपलर इफेक्ट में कहानी ये आती है कि सपोज करते हो आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो, या रेलवे स्टेशन या कहीं आपने सपोज करना, जब आप ट्रेन में बैठ के सफ़र करते हो, तो जब ट्रेनों की क्रॉसिंग होती है, तो मैं बचपन में बड़ा एक्साइट हुआ करता कि जब गोरखधाम एक्सप्रेस की ना क्रॉसिंग हुआ करती ना, तो कुछ इस टाइप से आवाज़ आती थी कि पहले जब ट्रेन पास आ रही है तो पता लग रहा है कि यस आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है, एकदम जोर से हॉर्न की आवाज़ आती जा रही है। फिर जैसे ही वो दूर जाएगा, ट्रेन जैसे क्रॉस करके चलेगी ऐसे, फिर आवाज़ धीरे धीरे कम हो जाती है, लगती है ना कुछ इस टाइप से। अगर आपको कहूँ, अगर मैं ये चीज़ दिखाऊं डॉपलर इफेक्ट की, तो कुछ इस टाइप से होती है ना, आपने खुद मेजर भी की होगी, तो कुछ इस टाइप से आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो जो ये चीज़ आपको दिखाई दी, ये होती है डॉपलर इफेक्ट। इसका रीज़न है डॉपलर इफेक्ट कि साउंड तो जो आई, ट्रेन से जो साउंड आई है ना, अब इतने से फिनोमिना में आप सबको समझ जाओगे भाई। जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन है, जिस वेलोसिटी के साथ आई वो बात ठीक है। खड़ी ट्रेन अगर हॉर्न बजाती है तो कुछ आवाज़ आती है, ट्रेन चल पड़ी तो कुछ और आवाज़ आती है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ज़रा ये सोचने वाली बात थी। डॉपलर ने इसी चीज़ को पकड़ा कि भाई जब इंजन वही है, सोर्स वही है, हॉर्न वही है, सब कुछ तो वही है, लेकिन मोशन की वजह से साउंड में फ़र्क आ गया, क्यों, है ना। अब इसका रीज़न आपने पढ़ा भी होगा। एक और रीज़न बताता हूँ। कई बार हम जब बच्चे थे एक चीज़ सोचते थे कि ना जहाज़ जा रहा होता था रात को, मतलब आवाज़ बाद में आती थी, जहाज़ पहले चला जाता था, है ना। एरोप्लेन उड़ गया, आवाज़ बहुत बाद में आ रही है, तो रीज़न क्या था, कुछ डिस्टेंस के बाद आवाज़ आती थी ना, पता लगा जहाज़ यहाँ पहुँच गया तब उसकी आवाज़ आ रही है, और यहाँ तक जब था कोई आवाज़ ही नहीं थी, सिर्फ लाइट थी। द रीज़न बिहाइंड दिस इज, डॉपलर ने एक चीज़ देखी। डॉपलर के अकॉर्डिंग क्या था, आपकी जो साउंड है ना, इसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, 340 मीटर पर मिनट, 340 मीटर पर सेकेंड, इस टाइप की इसकी वेलोसिटी होती है, बहुत कम है। तो यानी कि इसकी वेलोसिटी को अफेक्ट किया जा सकता है, इसके वेलोसिटी को अफेक्ट किया जा सकता है। कैसे, जिस सोर्स से या जिस ऑब्जर्वर से ये चीज़ इंट्रैक्शन में आ रही है साउंड वाली, इनकी वेलोसिटीज़ का डिफरेंस या इनकी वेलोसिटीज़ का जो ऑर्डर है वो आप सोर्स की जो वेलोसिटी है उसके साथ इंटरचेंज कर दो। कहने का मतलब क्या कि एक ट्रेन है, उसके साउंड निकलती है 340 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अगर ट्रेन को मैं 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलाऊंगा ना उसके ऑर्डर में पास,
तो क्या होगा, आवाज़ बदल जाएगी, आवाज़ बदल जाएगी। यही ऑर्डर डॉपलर इफेक्ट का बोलता है। तो डॉपलर इफेक्ट आपका बेसिकली ना एज सच कोई एक्सपीरियंस ही है, ये कोई ऐसी रिसर्च नहीं है, बट इसका अपने आप में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जो आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन होते हैं वो सब डॉपलर इफेक्ट पे काम आते हैं। जो आपका मिशन मंगलयान छोड़ा गया था उसके अंदर सारी कम्युनिकेशन सिस्टम इस इफेक्ट पे ही बेस्ड थी। आप कभी भी दूरदर्शन या उसके इसरो की साइट पे जाके देखना कि हाउ टू सैटेलाइट जब कम्युनिकेट करते हैं, या नासा के जो सैटेलाइट्स कम्युनिकेट होते हैं, नासा के जो सैटेलाइट्स कम्युनिकेट होते हैं, तो उसमें रॉकेट के साथ जो कम्युनिकेशन होता है डॉपलर इफेक्ट के जरिए ही होता है। अब उस पर नहीं जाते, आपको क्या होगा, क्वेश्चन कैसे दिया होगा उस पर लेके आता हूँ। क्वेश्चन होगा कि आपका एक सोर्स है जिससे आवाज़ ऐसे ऐसे करके निकल रही है, ऐसे करके आवाज़ निकल रही है, फिर आपको कह देंगे कि ये आप खड़े हो ऑब्जर्वर, ठीक है। आप कैसे भी करके मूव कर सकते हो, चाहे आप इससे दूर जाओ ऐसे, चाहे आप इसके पास आओ ऐसे, ठीक है। सिमिलरली ये भी होगा कि आप इसके पास जाओ ऐसे या आप इससे दूर जाओ ऐसे, तो दोनों ही मूवमेंट हो भी सकती है, कोई एक भी मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। दोनों रेस्ट पे होंगे तो आपने वो केस पढ़ा ही है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगी। तो क्या होगा, जो ये ऑब्जर्वर है इसको तीनों केसेस में अलग अलग आवाज आएगी। एक केस जिसमें ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स स्टैंड बाय पे है यानी कि स्टैंडिंग पे है। दूसरा केस जिसमें आपका सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। एक केस जिसमें दोनों ही रेस्ट पे नहीं है, दोनों मूव कर रहे हैं। इस टाइप के केस को समझना इजी है, बट कैसे डील करना है आपको बताते हैं अभी। आप है ना फाइनल वाला केस डिस्कस कर लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। मैं हमेशा जब भी कराता हूँ मैं एक फाइनल वाला केस कराता हूँ जिसमें ये दिखाया जाता है कि आपके दो केस बाकी के कर लो, मतलब बाकी के दो केस उसी से निकल जाएंगे, सब कुछ उसी से हो जाएगा। अब सपोज करो कैसे, मान लो आपका एक ऑब्जर्वर है, या आपका एक सोर्स है एक, तो ये ठीक है, यहाँ पे आपका आया ऑब्जर्वर, ठीक है। किसी टी टाइम के बाद, तीनों टाइम के बाद ये मूव करके यहाँ पहुँच गया आपका, ठीक है। तो ये वी नॉट वेलोसिटी से ऑब्जर्वर चला, ये वी ओ क्या है, ऑब्जर्वर वेलोसिटी, यहाँ पे टी ओ आएगा। यहाँ पे आपका सोर्स मूव करके आया एस डैश इस पोजिशन पे, ठीक है। तो ये आपका सोर्स की वेलोसिटी इनटू टी ओ, ठीक है। अब एक बात देखना इंपॉर्टेंट है कि ना डॉपलर साहब ने ये बोला, डॉपलर ने ये बोला कि जो ऑब्जर्वर को आएगी ना, इसकी इफेक्ट पता है क्या आती है, साउंड की इफेक्ट इज जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। मान लो कि आपका ऑब्जर्वर जो है फिलहाल रेस्ट पे है, सोर्स अवे जा रहा है। अगर सोर्स रेस्ट पे होता है ना तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से आती है आवाज 340 मीटर पर सेकंड पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे आवाज बंदा लेता। पर क्या होता है कि जो पर्सन जब मूवमेंट पे आ जाते हैं, सोर्स मूवमेंट पे आ जाता है, तो जब वो मान लो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे को जब वो अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, तो होगा आपकी फ्रीक्वेंसी का चेंज। जो फ्रीक्वेंसी पहले वाले केस में जहाँ पे दोनों रेस्ट पे थे जिस टाइम पे आ रही थी, अब उसमें थोड़ा टाइम के अंदर खपत आएगी या फिर चेंज आएगा। वो वाला ऑब्जर्वर या जो सोर्स है जिससे फ्रीक्वेंसी निकली उसके पास पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। वहीं अगर अपोजिट मूव करेंगे तो दूर पहुंचेगी। तो इसी से आपके दोनों का इफेक्ट आता है। अब जैसे ट्रेन आई, ट्रेन जब पहले आ रही थी ना हमारे पास, तो जो लाइट जो आवाज़ निकली वहाँ से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, लेकिन जैसे ट्रेन दूर गई उसकी फ्रीक्वेंसी घट गई। और इसी की चेंज इन फ्रीक्वेंसी की वजह से आपको अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई दी। तो डेरिवेशन पार्ट है कि इसके अंदर से जो लाइट आएगी वो इस वेलोसिटी से निकली, तो आपको पता लगा कि जब ये दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों के मूवमेंट वाला केस करा रहा हूँ, तो पता लगा कि ना इनके अंदर जब दूसरी बीट आई, पहली वाली तो इसके कानों में पड़ गई ऑब्जर्वर की, दूसरी वाली जो आएगी इसके कानों में आवाज़, उसका चेंज कुछ इस टाइप से आएगा, T2 इज इक्वल टू T नोट प्लस L प्लस V ऑब्जर्वर माइनस V इंटू TO, ठीक है, डिवाइड बाय VO प्लस V, ठीक है, डिवाइड बाय ये आपका फ्रीक्वेंसी आएगी, सॉरी दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। यहां पे आपकी आएगी फ्रीक्वेंसी न्यू प्लस न्यू, वी ओ क्या है, आप न्यू आपकी क्या ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली ऐसे करके मान लो nth जो आएगी आपके पास वो कुछ इस टाइप से आएगी, जो फाइनल वाली आएगी वो इस टाइप से आएगी फ्रीक्वेंसी, लास्ट वाली
जब आपकी ट्रेन पास आ चुकी है। अभी पूरा बेसिक से ये निकालते कैसे ना, ये इसका ना पूरा टाइम आपको देना पड़ेगा, ये ना इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है, पर हाँ आपके रिवीजन मेथड के हिसाब से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बस इतना याद कर लेना, एक पहली कब आएगी और लास्ट वाली कब आएगी, बीच वाली लिखने की जरूरत नहीं है आपको डेरिवेशन में। ये कहाँ से आई आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। एक बात देखो, मान लो ये आपका बंदा है, ये एस से मूव कर रहा है, वेलोसिटी एस से, अगले वाला पी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों वेलोसिटी हैं पी और एस, तो कुछ टाइम के बाद इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या बताते हो, रिलेटिव वेलोसिटी तो निकालते हो, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। तो यही मैंने किया कि इतना टाइम है, रिलेटिव वेलोसिटी, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा कुछ टाइम के बाद, ये वही है, ठीक है। होप इतना आपको समझ आया। अब ये सारी क्वेश्चन टाइम पीरियड की फॉर्म में लिखी हुई है, इसको आप सोल्व करना फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो कुछ रिलेशन आपको आएगा इस टाइप से, आपका रिलेशन आएगा कुछ इस टाइप से, न्यू इज इक्वल टू न्यू नोट प्लस वी ऑब्जर्वर, ठीक है, डिवाइड बाय वी प्लस वी सोर्स। ये आपका फाइनल वाला पार्ट आ जाएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि बाकी दोनों केस कहाँ से होंगे। देखो अभी ये वाला केस वो वाला है जिसमें दोनों मूव कर रहे हैं, जैसे वी ऑब्जर्वर आ गया, वी सोर्स भी आ गया, दोनों की वेलोसिटी आ गई। जब आपका ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा, सोर्स मूविंग कर रहा होगा, तो वी ओ को जीरो कर देना, वी एस को रख लेना। और मान लो वो कह देंगे ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और सोर्स रेस्ट पे है, तो सोर्स को जीरो कर देना। वही दोनों फॉर्मूले जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, दोनों के दोनों मिल जाएंगे। बस क्या होगा, आपको ये वाला याद करना बहुत जरूरी है। और ये आपकी क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो थी कितनी ऑब्जर्व होगी, वो इस टाइप से आपको निकालने के लिए दी जाएगी। तो इस टाइप के सवाल आपके पेपर में आएंगे। इनका प्लस माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस फॉर्मूले में, वो किस पे डिपेंड करता है कि आपके दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट की तरह ही हो जाएगा, ठीक है। तो होप आप सभी को ये वाला लेक्चर भी समझ आया होगा। देखो कम टाइम में हमने पढ़ने की टीम ने बहुत कोशिश की है कि आपके पास फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएं, तो अप्रिशिएट कीजिएगा इस टाइप के एफर्ट को कि आपके पेपर की तैयारी हो सके, ठीक है। बाकी आपको जैसे अच्छा लगेगा फीडबैक ज़रूर देना। कल आपका पेपर है, सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, तैयारी करो, हम पढ़ने की टीम आपके साथ हैं। जैसा भी होगा अच्छा होगा, डोंट वरी, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। पेपर उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से आएगा जिसकी मैंने पहले लिस्ट आपको बता दी थी। तब तक के लिए धन्यवाद, वेलकम, थैंक्स टू ऑल।